बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 121 मुलाहिज़ा फरमाएं। 2 साल गुजर चुके हैं। इस मामले की तफ्तीश अभी तक जारी है। कोई सिरा हाथ नहीं आया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मामला सर्द खाने में चला गया है। लेकिन हैरतअंगेज़ पौधे और उसे तैयार की जाने वाली दवा का मामला कुछ लोगों के ज़हनों में खुनूस ताज़ा है और वो उसका खोज लगाना चाहते हैं। शानी के ज़हन में खलचल थी। मिसिस ग्रीस उसे जो कुछ बता रही थी उसे शानी के ज़हन में कुछ नहायत तलख और लर्दा खेज यादें ताज़ा हो गई थी। इसका दिल गवाही दे रहा था कि ग्रीस जिस पौधे और नबाताती दवा की बात कर रही है वो इसके बारे में पहले से जानती है। इसने अपने ख्याल की तस्दीक के लिए ग्रीस से पूछा, आप जिस पौधे की बात कर रही हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रीस बोली, यह पौधा बहुत छोटा होता है, जड़ी बूटी की शक्ल में। यह बहुत नायाब है। इसका नाम चौधरी बशीर ने सांप की डाली बताया है। सुना है कि चौधरी बशीर के दादा भी इस पौधे की काश्त और नशोनुमा का खास तरीका जानते थे। शानी के ज़हन की हलचल कई गुना बढ़ गई। इसके ख्याल की तस्दीक हो गई थी। गालिबन चौधरी बशीर ने सब गंदल का तर्जमा सांप की डाली करके बताया था। सब गंदल वही जहरनाक आतिशी जड़ी बूटी थी जो चौधरी महर के दीमक सदा जिस्म में नीले शोले भड़काती थी और इस बुरी हालत में भी औरतों को वो हरीस नज़र से देखता था। इस खतरनाक दवा का जहरीला असर शानी के लिए कोई ढकी छुपी शय नहीं थी। बदकिस्मती से शानी ने इस जहरीली हालत को भुगता था और बहुत करीब से इसका संगीन नज़ारा किया था। शानी को नारपुर की हवेली में आग लगने से पहले के मनाजर भूले नहीं थे। चौधरी महर का सफ़ाक हरकारा अकबर शानी के लिए सरतापा वहशत बन गया था। कदीम वक्त के किसी अबशी गुलाम की तरह अपने कर्म खुर्दा आका को इद्दत लूटने का तमाशा दिखाने के लिए वो शानी पर पल पड़ा था। उस वक्त उसकी रगों में उसी मनूस सब गंदल का जहर था। ये सब गंदल बेबस शानी को सांप की तरह डस चुकी होती अगर उस वक्त रुस्तम किसी ड्रामाई किरदार की तरह दलेराना हवेली में दाखिल ना होता और हवेली के बेलगाम मकीनों को तैस नैस ना करता। किस सोच में खो गई हो? ग्रीस ने पूछा। शानी चौंक कर बोली, कुछ नहीं। मेरा ख्याल है कि सांप की डाली के मुतल्लिक मैंने भी बहुत कुछ सुन रखा है। उस पौधे से बनने वाली दवा बहुत खतरनाक होती है, खाने वाले को वैसी दीवाना बना देती है। ग्रीस फीके अंदाज में मुस्कुराई। कुछ लोग वैसी दीवाना वगैरह बनना चाहते हैं और कुछ बीमार ज़हन की औरतें भी ऐसे दीवानों को पसंद करती हैं। लेकिन लंदन में केमिस्ट फिल फ्रीजर के नज़दीक इस दवा की अहमियत किसी और वजह से है। क्या मतलब? शानी ने पूछा। इस पौधे से बनने वाली दवा की एक खासियत तो वो है जो तुम बता रही हो, लेकिन इसके अलावा भी उसकी एक खासियत ज़ाहिर हुई है और ये खासियत पहली से बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़्यादा हैरान कुन है। मैं समझी नहीं। अभी मुझे भी ठीक से पता नहीं शोनी, और शायद स्टीफन भी ज़्यादा नहीं जानता। बस इतनी खबर है कि उस दवा के इस्तेमाल के दौरान में इत्तफाकी तौर पर उसकी एक बिल्कुल गैर मुतवक्के खासियत का पता चला है और दवा की यही असर अंगेज़ी है जिसने केमिस्ट फिलिप को इस पौधे में इतनी दिलचस्पी जाहिर करने पर मजबूर कर दिया है। ये फिलिप साहब कौन है? शानी ने पूछा। 1 करोड़पति शख्स हैं। मेरे शोहर स्टीफन ने डी फार्मेसी कर रखी है। स्टीफन और मैं फिलिप साहब की फार्मास्यूटिकल फर्म में ही मुलाजमत करते हैं। यानी आप दोनों मिस्टर फिलिप की तरफ से उस खास पौधे पर तहकीक के लिए यहाँ पहुंचे हैं? शानी ने पूछा। मिसेस ग्रीस ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन ये सारा मामला बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। हम बड़े राज़दाराना तरीके से यहाँ आए हैं। उसकी वजह यह है कि उस खास पौधे और दारा और उसके बेटे की नागहानी मौत में गहरा ताल्लुक दिखाई देता है। यूं लगता है कि कुछ लोग उस पौधे के हवाले से बड़ा सख्त रवैया रखते हैं। शायद वो नहीं चाहते कि इस पौधे की मसनूई काश्त और परवरिश का तरीका दूसरे लोगों तक पहुँचे, या शायद वो लोग किसी रूहानी हवाले से इस पौधे को गलत समझते हैं। ये बात आपके जहन में क्यों आ रही है? मैंने तुम्हें बताया ना शोनी, मिस्टर दारा का दावा था कि वो इस नायाब पौधे की काश्त का नायाब तरीका जानते हैं और इस खूदरू पौधे को मसनूई माहौल में परवान चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग लंदन में ये कोशिश कर रहे थे कि मिस्टर दारा या उनके बेटे से इस पौधे की काश्त करवाएं और काश्त का तरीका जानें। कहा जाता है कि उन्हें बड़ी रकमों की पेशकश भी की जा रही है। इस सूरत में यह भी हो सकता है कि दारा को रकमें ऑफर करने वाली पार्टियों में से ही किसी ने दारा और उसके बेटे को ठिकाने लगा दिया हो। ये इम्कान भी तो रद्द नहीं किया जा सकता, ग्रीस ने कहा। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए शोनी, लेकिन सिर्फ याद दहानी करा रही हूँ कि हमारी ये गुफ्तगू हम दोनों बहनों के दरमियान ही रहनी चाहिए। आप इस हवाले से बिल्कुल बेफिक्र रहें, शानी ने कहा। ग्रीस बोली, देखो मैं क्या बात करने बैठी थी और तुम गुफ्तगू को किस रुख पर ले गई हो। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा दिल चाहता है कि घंटों तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी बातें करती रहूँ। मेरे में ऐसी क्या खास बात है? तुम में बहुत खास बात है। ग्रीस शानी की आंखों में देखकर मुस्कुराई। पता नहीं क्यों शानी को लगा कि उसने ये आंखें पहले भी कहीं देखी हैं। पूरा चेहरा नहीं, सिर्फ ये आंखें। ग्रीस ने मोहब्बत से शानी के दोनों हाथ थाम लिए। शोनी,
मैंने कोशिश करके तुम्हारी बहुत सी कहानी जान ली है। मैं तुम्हें जितना जितना जानती गई हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतनी हमदर्दी और मोहब्बत पैदा होती गई है। मैंने सुना था शोनी के मशरकी लड़की एसार और वफा का पैकर होती है। अपने वालिदैन और बहन भाइयों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को आमादा हो जाती है। ऐसे कुछ वाकयात भी सुन रखे थे, लेकिन उन पर यकीन नहीं था। तुम्हें देखा और जाना तो यकीन आ गया। आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? काफ़ी कुछ। मुझे पता है कि तुम्हारे वालिद एक ज़मींदार चौधरी थे, लेकिन उनसे बड़े एक चौधरी ने उन पर अरसा हयात तंग कर दिया था। तुम्हारे वालिद की ज़मीनें बिक रही थी, उन पर कर्जों का बोझ पड़ रहा था। सूरत-ए-हाल में बेहतरी का बस एक ही रास्ता था, तुम उस दूसरे चौधरी से शादी कर लो जिसकी वजह से तुम्हारे वालिद और दीगर अहले खाना को सख्त माशी तंगी का सामना था, और तुमने शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि ये शादी फ़कत एक नाम की शादी है, वरना इस नाते के ज़रिए तुमसे एक पुरानी ख़ानदानी रंजिश का बदला चुकाया गया। उस शादी के बाद सख्त गिर शोहर और ससुरालियों के हाथों जो कुछ तुम पर बीती, ये एक अलहदा कहानी है। लेकिन इस कहानी में एक कहानी और भी है, बड़ी प्यारी, बड़ी नरम गर्म और गुदाद। ऐसी कहानियाँ जो आमतौर पर सिर्फ तसव्वुरात का करिश्मा ही होती हैं, लेकिन तुम्हारे हवाले से ये कहानी एक ठोस हकीकत है। मिसेस ग्रीस ने चलने में तवक्कुफ करके ज़रा शौक नज़रों से शानी को देखा और बोली, ये खतरनाक डाकू और एक नौउम्र चौधरानी के प्यार की कहानी है। मैं इस कहानी के बहुत से नशीबो फराज से आगाह हो चुकी हूँ, और जो बातें रह गई हैं वो मुझे तुम बता सकती हो। पर मैं समझी नहीं। मुझे अपना समझती हो तो फिर मुझसे कुछ मत छुपाओ, और ये भी ध्यान में रखो कि बहुत कुछ तो मैं जान ही चुकी हूँ। उसके बाद मिसेस ग्रीस ने रुस्तम के साथ शानी के नाते के बारे में ऐसे वाक़यात बताए जिन्हें सुनकर शानी को ग्रीस की मालूमात पर यकीन करना पड़ा। शानी ने सुन रखा था कि अंग्रेज़ लोग जब किसी चीज़ को खोजना शुरू करते हैं तो बड़ी जान फिशानी से खोजते हैं, उन पर एक धुन सी सवार हो जाती है। अब शानी को अंदाज़ा हो रहा था कि पिछले दिनों में ग्रीस पर भी इस किस्म की धुन सवार रही है। मुल्तान में और जाने के बाद भी वो शानी के बारे में मालूमात इकट्ठी करती रही है और अब काफ़ी कुछ जानती है। शानी को ये दोनों अंग्रेज़ मियाँ बीवी पुरिसरार लगते रहे थे, लेकिन अब ग्रीस के साथ तफसीली मुलाकात के बाद ये पुरिसरारियत कुछ कम हो गई थी। गालबन ग्रीस ठीक ही कह रही थी कि वो लोग यहाँ हैरत अंगेज़ पौधे सब कंदल की खोज में आए थे। शानी जानती थी कि इस पौधे की परवरिश अजीबो गरीब तरीके से होती है। शानी ने बड़े चौधरी बैर को सब कंदल की देखभाल करते देखा था। वो इस पौधे को खून पिलाता था और एक कोबरा सांप उस पौधे की क्यारियों में चकराया करता था। इसके अलावा भी खबर नहीं कि क्या क्या टोटके किए जाते थे। शानी जानती थी कि ग्रीस का शोहर स्टीफन भी चौधरी बशीर के साथ मिलकर इसी किस्म के टोटकों में मसरूफ़ है। कुछ दिन पहले शानी ने मुल्तान की उस्मानिया हाउस में स्टीफन को खून आलूद हाथों के साथ किसी नामालूम काम में मसरूफ़ देखा था। तुम बात करते करते किस सोच में खो जाती हो? ग्रीस ने मोहब्बत से शानी को देखा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। शानी ठिठक गई। वो उसकी ठोड़ी को छू कर खुलूस भरे प्यार से बोली, एक बेतकल्लुफ़ बात कहूँ कि क्या? तुम बड़ी दिलकश हो, तुम्हारी तरफ दिल खींचता है। मैं समझती हूँ कि तुम किसी भी मर्द को दीवाना बना सकती हो। शानी का रंग खयाल से सुर्ख हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। ग्रीस बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैंने रुस्तम को देखा तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि वो रिवायती जराइम पेशा लोगों की तरह बदनुमा नहीं है। जवान साल और कबूल सूरत है। शायद उसकी फितरत भी गलत नहीं, वो सिर्फ गलत हालात का शिकार हुआ है। रुस्तम के जिक्र पर शानी को कोफ्त होने लगी। इसे यूं दाखिली दरवाजे की तरफ देखा जैसे इसे डर हो कि बशीर कहीं आसपास मौजूद होगा और रुस्तम के जिक्र पर एकदम आग बगोला हो जाएगा। वो जैसे कराकर बोली, प्लीज़ ग्रीस, ये जिक्र ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? वो जिसे प्यार करती हो या ये हालात जिन्होंने तुम्हें घेरा हुआ है? ग्रीस ने एतमाद से कहा, कुछ भी नहीं। शानी का लहजा दिल फिकार था। ग्रीस ने अपने शहद रंगे बालों को कानों के पीछे उड़सा, अपने गुदाज ऊँटों पर मुस्कुराहट सजाई और अजीब लहजे में बोली, मशरक़ और मशरक़ी पुरिसरारियत के बारे में बहुत कुछ सुना था, और इन मशरक़ी लड़कियों के बारे में भी जो अलिफ लैला के किरदारों की तरह नाकाबिले फ़हम होती हैं। इनके सीने में बड़े नाजुक लेकिन बड़े मजबूत दिल होते हैं। वो अपनी आंखों में दुनिया के हसीन तरीन सपने सजाती हैं, लेकिन मजबूर हो जाने की सूरत में उन सपनों को अपने हाथों से चिकना चूर करने का हौसला भी रखती हैं। ऐसा करते हुए उन पर जो कुछ भी बीते, लेकिन उनकी हालत देखने वालों पर जाहिर नहीं होती। वो अपने प्यासे ऊँटों को इसार के सुई धागे से यूं सीती हैं कि हल्की सी आ भी किसी के कानों तक नहीं पहुँचती। हाँ शानी, मैंने बहुत कुछ सुना था इन लड़कियों के बारे में, लेकिन यकीन नहीं था कि एक दिन ऐसी लड़की मेरे रूबरू भी होगी। मोहब्बत, वफा, इसार की पुतली, फूल से बढ़कर नाजुक और चट्टान से बढ़कर मजबूत। ये आप क्या कह रही हैं ग्रीस? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है, ग्रीस ने गैर मामूली लहजे में कहा। उसने कहा नुमा सांस खींची और खाली नजरों से खिड़की को देखते हुए बोली,
मैं ख़ानदानी तौर पर क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मेरा कोई खुसूसी मज़हब नहीं है। मुझे कई मज़हब की अच्छी बातें भाती हैं और मैं उन्हें अपने दिल में महफूज करती हूँ। ख़ास तौर से मैंने तुम्हारे मज़हब का मुतालिया किया है और इससे बहुत कुछ सीखा है। चलने में तवक्कुफ़ करने के बाद वो दोबारा गोया हुई। तुमने ये मकूला सुना ही होगा, जब हब्स बहुत बढ़ जाता है तो तेज़ हवाएं चलती हैं और बारिश होती है। जब तारीकी बहुत गहरी हो जाती है तो फिर सुबह के आसार नमूदार होने लगते हैं। सुना है तुमने? शानी खामोश रही। ग्रीस बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हारी ज़िंदगी में भी खब्स और अंधेरा गहरा हो चुका है शोनी। अब और गहरा होगा तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगी। अब तुम्हें बारिश और हवा की ज़रूरत है। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत है। शानी एक बार फिर ताज्जुब से ग्रीस को देखने लगी। मैं समझी नहीं ग्रीस। मैंने बताया है ना कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ और मैंने फैसला किया है कि तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खब्स और अंधेरे से निकालने के लिए तुम्हारे साथ हर मुमकिन ताउन करूँगी। और ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है शोनी, इसमें लंबी सोच विचार शामिल है। आपकी बातें बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। दरअसल तुम समझना नहीं चाह रही हो। ग्रीस ने शानी की चादर अपने कंधों पर दुरुस्त करते हुए कहा, तुमने पिंजरे को अपना घर समझ लिया है। तुम इस तारीकी से निकलना नहीं चाहती जिसने तुम्हें मुद्दतों से जकड़ा हुआ है शोनी। शोनी, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, तुमने प्यार किया है। कहाँ से आया है ये प्यार? ये तुम्हारी अपनी ईजाद नहीं है, ये ऊपर वाले का दिया हुआ है। ये कुदरत ने अपने हाथों से तुम्हारे लहू में शामिल किया है। इसे गुनाह इस दुनिया ने बनाया है और दुनिया के दस्तूरों ने। शानी ने कराते हुए कहा, ग्रीस, आपने एक ऐसा मौजूद छेड़ दिया है जो मेरे लिए ख़त्म हो चुका है। मैं सच कहती हूँ, मैं मादी से अपना हर नाता तोड़ चुकी हूँ। नाते इतनी आसानी से नहीं टूटा करते शोनी। जब तक रुस्तम जिंदा है मादी से तुम्हारा नाता नहीं टूट सकता। एकदम शानी की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो जिंदा कहाँ है? वो तो बस सांस ले रहा है। उसकी सांस की डोर किसी वक्त भी टूट जाएगी और हो सकता है कि अब तक वो आगे कुछ ना कह सकी। उसकी आवाज़ में बेपनाह करब था। तुम ऐसी नाउमीदी की बातें क्यों करती हो? उम्मीद है भी कहाँ? वो मिनमिनाई। उसके जुर्म इतने ज़्यादा हैं कि उसे कई बार फांसी की सज़ा भी कम समझी जाए। पिछले कुछ अरसे में उसके हाथों कई पुलिस वाले कत्ल हो चुके हैं। पुलिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई है। पूठवार के अंदर सोन में जो बड़ा पुलिस एक्शन हो रहा है उसकी बड़ी वजह रुस्तम ही है। रुस्तम का लफ्ज़ मुंह से निकला तो शानी एकदम ठिठक गई। कुछ देर पहले बशीर के कहे हुए अल्फाज वजनी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरसने लगे। बशीर ने कहा था, उसका नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। यह कैसी जानलेवा पाबंदियां थी, यह कैसा जहरनाक जबर था। कुछ भी है शोनी, वो जिंदा है और जब तक सांस में सांस हो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने दूंगी। ग्रीस के लहजे में एक अनोखे अज़म की झलक थी। मेरे पाँव में बड़ी जंजीरें हैं ग्रीस, आप उन्हें नहीं देख सकती और ना शायद समझ सकती हैं। मैं देख और समझ कर ही बात कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी जंजीरें गिन ली हैं और उनकी मजबूती भी देख ली है। वो अपनी धुन में बोली, हाँ मेरे लिए क्यों दुखी हो रही हैं? मुझे अब अपने हालात पर सब्र आ गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शानी ने टूटे हुए लहजे में कहा। मुन्ना खेलता हुआ अंदर आ गया। उसके हाथ में शानी के लिए बहुत से फूल थे। उसने एक मासूम अकीदत के साथ ये फूल शानी की झोली में डाल दिए और खुद उसके पहलू से लगकर खड़ा हो गया। उसके दूसरे हाथ में क्रिकेट बैट था। ये बैट बड़ा था और उसके सीने तक पहुंच रहा था। ग्रीस मुस्कुराने लगी। शानी ने उसे अपने साथ लगाकर प्यार किया। ऐसा करते उसकी कलाई ओढ़नी से बाहर आ गई। एकदम शानी को एहसास हुआ कि ग्रीस की तेज नजरें कलाई का जायजा ले रही हैं। उसने जल्दी से कलाई अंदर कर ली मगर उस पर उंगलियों के नीलकों निशान ग्रीस से छुपे ना रह सके। वो दुखी लहजे में बोली, तो तुम कहती हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये तो सिर्फ इब्तिदा है। अभी बहुत कुछ होना है और ये तुम भी बड़ी अच्छी तरह जानती हो। तुम एक ही घर में दूसरी बार रोंदी जाने वाली हो और इस मर्तबा तुम्हारी सजा ज्यादा कड़ी होगी, क्योंकि अब बात सिर्फ एक पुरानी रंजिश के बदले की नहीं, बहुत सी दीगर रंजिशें भी तुम्हारे खाते में जमा है। तुम्हें बड़े चौधरी मेहर जी की कातला समझा जाता है। तुम पर नारपुर की हवेली को जलाने का इल्जाम है। तुम पर रुस्तम की मोहब्बत का इल्जाम है और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप समझ नहीं रही हैं। मुझे बड़ी बुराइयों में से एक छोटी बुराई चुननी है। चौधरी बशीर जो भी है, लेकिन मुझे तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि यहाँ के माशरे में एक औरत के लिए मजबूत सहारे की कितनी अहमियत है। और फिर चौधरी बशीर का दिया हुआ सहारा मुझे मुन्ने से भी करीब रखेगा। इस मासूम की जिंदगी और खुशी के लिए मैं खुद को कई बार कुर्बान कर सकती हूँ। आप शायद इस नाते को ठीक से ना समझ सके जो मेरे और इस बच्चे के दरमियान मौजूद है। हम दोनों एक मरने वाली के साथ किए गए वादे में इस तरह बंधे हुए हैं कि दूर नहीं हो सकते।
शानी ने इश्क बार आंखों के साथ मुन्ने का सर चूमा। ग्रीस बड़े इत्मीनान से मुस्कुराई। मैंने कहा है ना कि मैंने तुम्हारी सारी जंजीरें गिनी हुई हैं। मैं जो कुछ कह रही हूँ उन जंजीरों से बाखबर होते हुए ही कह रही हूँ। हाँ शोनी, मैं तुम्हें उकसा रही हूँ, तुम्हें बगावत पर आमादा कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बगावत ना करना बदतरीन अखलाकी जुर्म बन जाता है। बातों बातों में एकदम शानी को याद आया कि ग्रीस जैसी आंखें उसने कहाँ देखी थी। इसके बदन में सर्द लहर सी दौड़ गई। से बैर जी की मौत के बाद वो अनोखा वाकया याद आया जो आज भी कभी कभी रात की तन्हाई में इसे अर्क आलूद कर देता था। इसे नगीना याद आई। वो जो अपनी मौत के बाद इससे मिली थी वो नगीना थी या उस जैसी कोई और थी, या सिर्फ शानी के ऊँगते हुए ज़हन का करिश्मा था। वो जो कुछ था आज तक शानी की अकल फहम से बाहर रहा था, और अब शानी को यूं लग रहा था जैसे ग्रीस की आंखों में से नगीना झांक रही है। एक छोटी सी ममासलत थी, लेकिन इस ममासलत ने शानी को माजी के उस नाकाबिले फहम वाक़े की याद दिला दी थी। शानी ने एक बार फिर ध्यान से ग्रीस की आंखों में झांका। ग्रीस मुस्कुराई। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। आपकी आंखें किसी से मिलती हैं। देखो मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बात छेड़ रही हो। शोनी शोनी, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। बहुत एहसार हो चुका, अब बहुत आंसू बहाए जा चुके हैं। इस सिलसिले को अब कहीं ना कहीं तो रुकना है, किसी ना किसी ने तो रोकना है, क्यों ना हम रोके। शानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसी बातों का क्या जवाब दे। वो खामोश रही। ग्रीस ने जज्बाती लहजे में कहा, शोनी, तुमने मेरे बच्चे के लिए जो कुछ किया है वो मुझे तुमसे बहुत करीब ले आया है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, और तुम चाहो या ना चाहो मैंने वो कर गुजरना है। और मुझे ऊपर वाले पर यकीन है कि मेरे किए हुए से तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी आएगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शानी हैरत से ग्रीस की तरफ देखे चले जा रही थी। कितना अहनी अज़म था इस औरत के लबो लहजे में। अचानक लान की तरफ से खुलने वाली दीवार गिर खिड़की का शीशा एक जोरदार छन्नाके से टूटा और एक जिस्म जस करके अंदर आ गया। ये कट्टा कट्टा शख्स था। शानी को बस उसकी जाड़, चनकार, दाढ़ी और मेहंदी लगे बाल नजर आए। वो एक खौफनाक चिंगाड़ के साथ अंदर दाखिल हुआ था। उसके दाएं हाथ में चमकीले फल वाला कमानीदार चाकू था। शानी उसे फौरन पहचान गई। ये वही शख्स था जो मीनार पाकिस्तान से मोटरसाइकिल पर शानी के पीछे लगा था और कोठी के मेन गेट तक आया था। अब ये शख्स बलाए नागहानी की तरह उस कमरे में मौजूद था। शानी को उसके चेहरे पर लर्जा खेज जुनून नजर आया। उसकी शोलाबार निगाहें सिर्फ और सिर्फ शानी पर मरकूज थी। हरामजादी कुतिया तेरी तो मैं। उसने शानी पर बदतरीन गालियों की बौछार शुरू कर दी। उसका चाकू वाला हाथ दीवाना मार घूमा। शानी तड़प कर पीछे हटी। पल उसकी गर्दन को छूता हुआ गुजरा। जुनूनी हमलावर ने दूसरा बार शानी की नाव पर किया, लेकिन उससे पहले ग्रीस तड़प कर उस पर जा गिरी। उसके साथ ही वो पूरे जोर से चिल्लाई। शानी ने दोनों को ऊपर नीचे नीलकों कालीन पर गिरते देखा। हमलावर ग्रीस के नीचे था, मगर नीचे होने के बावजूद वो किसी भी लम्हे ग्रीस को जानलेवा जख्म लगा सकता था। मुन्ना सकता था सा खड़ा था। शानी ने उसके हाथ से लकड़ी का बैट खींचा और आगे बढ़कर एक तूफानी जरब हमला आवर के चाकू वाले हाथ पर लगाई। शानी की लगाई हुई दूसरी जरब ने हमलावर के हाथ से चाकू छुड़वा दिया। इसी दौरान में हमलावर ने जोर लगाया और पलटी खाकर ग्रीस को अपने नीचे कर लिया। ग्रीस आम यूरोपियन लोगों की तरह मजबूत जिस्म की थी, लेकिन लंबे तड़ंगे हमलावर के नीचे छुप कर रह गई थी। उसने मर्दों की तरह मुट्ठी बेंच कर हमलावर के जबड़े पर मुक्का रसीद किया। वो टस से मस ना हुआ। उसने वहशियाना अंदाज में ग्रीस की गर्दन दबाना शुरू कर दी। शानी ने चौधरी बशीर के गार्ड्स को मदद के लिए पुकारा और उसके साथ ही अकब से हमलावर के जाड़ जिंकाड़ बाल अपने हाथों में जकड़ लिए। रंगवाली की ये छोटी चुतरानी बज़ाहिर नरमो नाजुक होने के बावजूद दूध मक्खन की पली हुई थी। खतरे के वक्त इसका रंग सुर्ख हो जाता था और जिस्म में बेपनाह तवानाई भर जाती थी। इसे जोर लगाकर हमलावर को ग्रीस के ऊपर से खींच लिया। यही वक्त था जब चौधरी के 2-3 कारिंदे दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए। वो शिकारी जानवरों की तरह हमलावर पर झपट पड़े। उन्होंने उसे गूंजों और लातों पर रख लिया और राइफल के बट मारे। वो चंद सेकंड में लहू लोहान हो गया। इस हालत में भी वो बार बार शानी की तरफ उंगली उठा रहा था। तूने पीरो मुर्शिद की बीवी को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा। कारिंदों ने एक बार फिर उसे राइफलों के कंधों से पीटना शुरू कर दिया। बशीर दरवाजे पर नमूदार हुआ। इन लम्हों में यूं लग रहा था कि शायद कारिंदे हमलावर को जान ही से मार डालेंगे। बशीर ने उन्हें हाथ रोकने का इशारा किया। हमलावर फर्श पर चीत पड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसके अगले 2-3 दांत टूट गए थे। सर फट गया था। दोनों टांगें लहू लोहान थी। ताम उसकी आंखें अब भी अंगारों की तरह चल रही थी। उसके हाथों की पथरीली अंगूठियों और गले के तावीज़ वगैरह से अंदाजा हुआ कि वह पीर कुदरत के मुरीदों में से है।
जब बशीर के कारिंदे हमलावर को उठाकर बाहर ले जा रहे थे, वो उस वक्त भी शानी को खूनी नजरों से देख रहा था और बैठे हुए गले के साथ चिल्ला रहा था, मैं कत्ल कर दूंगा तुझे और तेरे यार को भी, तुम दोनों मेरे गुनाहगार हो, तुम दोनों हो। शानी का जिस्म सनसना कर रह गया। इसने खौफजदा निगाहों से चौधरी बशीर की जानिब देखा। वो तिरछी नजरों से शानी की तरफ ही देख रहा था। एक साथ के लिए दोनों की नजरें टकराईं। इसे एक साथ में ही बशीर की नजरें जैसे बहुत कुछ कह गईं। उन नजरों ने कहा, सुन रही हो ना चौधरी रिशाद की शर्मा वाली धी रानी, लोग तुम्हारी कितनी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। अलल तुम्हारा नाता एक नामी ग्रामी डाकू से जोड़ रहे हैं। मेरा हौसला देखो, फिर भी तुम्हें बीवी का दर्जा दे रहा हूँ। तुम्हारी बदनामी के लिए पर्दा और तुम्हारी मुसीबतों के सामने दीवार बन रहा हूँ। मेरे पाँव धो धो कर पियो तो भी तुम्हारे लिए कम है। बशीर के कारिंदे जुनूनी अकीदतमंद को खींचते घसीटते मौके से दूर रह गए। उसकी आवाज़ काफ़ी दूर से भी शानी के कानों तक पहुंच रही थी। शानी ने मुन्ने को देखा। वो एक तरफ डरा सहमा खड़ा हुआ था। शानी ने उसे प्यार किया, फिर आगे बढ़कर ग्रीस को गले से लगा लिया। बहुत शुक्रिया ग्रीस, आप बर वक्त आगे ना आती तो मेरा चाकू से बचना महाल था। क्यों आगे ना आती, मेरी प्यारी सी बहन मेरी आंखों के सामने मुश्किल में थी। ग्रीस ने आंखों में आंसू भरकर शानी का माथा चूमा। बशीर के मुसल्ला कारिंदे पूरी कोठी में भाग दौड़ करने लगे। उन्हें अंदेशा था कि कहीं हमलावर का कोई और साथी भी यहाँ मौजूद ना हो। बशीर याते में था और गुस्से में चीख चीख कर अपने मुलाजमों को हिदायत दे रहा था। हरामजादो, पूरा लश्कर का लश्कर यहाँ घूम रहा है। 40-40 हजार की गन बगल में ले रखी है, लेकिन कोई भी कुत्ता तुम्हारी टांगों से गुजर कर कोठी में आ जाता है। लानत है तुम पर और तुम्हारी सिक्योरिटियों पर। ये कौन बंदा था? ग्रीस ने अपनी शर्ट के फटे हुए गिरीबान को सीने पर बिठाते हुए पूछा। मेरा अंदाजा है कि उस बैरूपीय पीर कुदरत का कोई गुमाश्ता है। आपको पता चला ही होगा, चंद दिन पहले रुस्तम और उसके साथियों ने मुल्तान में कुदरत के कुछ मुरीदों को मार डाला है। ये उसी बदले के लिए यहाँ घुसा है। शानी और ग्रीस ने कमरे की खिड़की में से देखा। हमलावर को नीम के दरख्त तले एक चारपाई से बांध दिया गया था और अब बशीर के कारिंदे उसे तिब्बी इमदाद दे रहे थे। बशीर भी वहां मौजूद था, लेकिन अब एकदम चुप हो गया था। ग्रीस ने कहा, शोनी, लगता है चौधरी बाशर यानी बशीर का रवैया उस हमलावर के साथ ज्यादा सख्त नहीं है। कहीं चौधरी बाशर भी तो पीर साहब के मानने वालों में से तो नहीं है? कुछ अरसा पहले तक तो नहीं था, लेकिन अब मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती। चंद माह पहले कुछ लोगों को खास किस्म की खारिज की बीमारी हुई थी, उनमें बशीर भी शामिल था। बशीर की तरह बहुत से लोगों को ये वहम है कि ये बीमारी सिर्फ उन लोगों को हुई थी जिन्होंने कुदरत की शान में गुस्ताखी की थी। उस वाक़े के बाद ना सिर्फ चौधरी बशीर का रवैया कुदरत के बारे में बदला, बल्कि और भी बहुत से लोग उसके अकीदतमंद हो गए। क्या वाकई ऐसा हुआ था? मेरा मतलब है कि जल्दी बीमारी सिर्फ उन लोगों को हुई थी जिन्होंने गुस्ताखी की। कहने सुनने में यही आया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो मेरी नज़र में तो ये इत्तेफाकी होगा। आप हमारे देहात के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, या ऐसी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है और सादालू लोग अपनी अकीदत के जोर में राई का पहाड़ बनाते हैं। उस खारिज वाले वाक़ई के बारे में सुना तो मैंने भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई कोई रूहानी टच हो? ग्रीस ने ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा है ना कि हमारे यहाँ लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, ऐसे ऐसे शोशे छोड़ते हैं कि अकल दंग रह जाती है। कुछ भी है शोनी, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। कुदरत का ये अकेला ही जुनूनी दीवाना अकीदतमंद नहीं होगा, और भी बहुत से होंगे। ये जो कुछ आज हुआ है तुम्हारे लिए एक संगीन वार्निंग की हैसियत रखता है। शानी एक लंबी सांस लेकर रह गई। इसका जिस्म अभी तक हंगामे की शिद्दत से लर्ज रहा था। इसके इर्द गिर्द खतरात तो पहले ही कम न थे, अब वो ये घेरा मजीद तंग महसूस करने लगी थी। इसी दौरान में शानी के मोबाइल की घंटी बजने लगी। ये मोबाइल उसके शोल्डर बैग में रखा हुआ था। बैग की जिप वो खुली रखती थी। इसने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा। नामालूम नंबर था, लेकिन पता नहीं क्यों शानी को लगा ये फ़ोन कॉल रिसीव करना इसके लिए सख्त परेशानी का सबब बनेगा। इसकी छठीस कभी कभी से ऐसे ही वाशगाफ अंदाज में खबरदार किया करती थी। बहरहाल इसने बटन दबाकर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ना सिर्फ गैर मुतवक्को थी, बल्कि उसने शानी के खदशात की तस्दीक भी कर दी। यह डीएसपी रियाज हिटलर की आवाज़ थी। हेलो बीबी जान, कैसी हो? तुम्हारा खादम डीएसपी रियाज बोल रहा हूँ। आप तक तुम वो गड़बड़ा कर रह गई। हाँ, आप भी और तुम भी डीएसपी रियाज। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये मेरा नंबर है? रियाज ने एक जहरीला कहका लगाया। ओ बीबी जान, हमारा तो काम ही मालूम करना है, ये तो सिर्फ नंबर है। तुम्हारी इस खादिम को और भी बहुत कुछ मालूम है, बताऊंगा तो तेरे बड़ों की धोती ढीली हो जाएगी। किस लिए फ़ोन किया है? शानी गरीब से दूर हटकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली। पुलिस किसी वक्त किसी को भी फ़ोन कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि वो जो तेरा यार है ना रुस्तम, फिर से बड़े डेरे में पहुंच गया है।
मुझे तो लगता है उस कुत्ते के तुख्म को जरूर किसी पीर फकीर की बद्दुआ लगी है। अच्छा भला डेरे से निकल गया था, अब फिर गंदी मौत मरने वहां चला गया है। मैं फोन बंद कर रही हूँ, शानी गुस्से से बोली। बंद करोगी तो अपना ही नुकसान करोगी, पछताना पड़ेगा तुझे और तेरे पिछलों को। डिप्टी के लहजे में मौजूद धमकी ने शानी को लड़ता दिया। वो करा कर बोली, अगर तुमने बात ही करनी है तो अपनी जबान दुरुस्त करो। मेरी जबान तो पैदाइश से पहले ऐसी थी, अब क्या ठीक होगी। लेकिन अगर तुम अपने यार को थोड़ी सी चमक दमक दिखाती तो उसे ठीक कर सकती थी। वो बड्डे डेरे की ओखली में अपना सर फंसाने से बाज रह सकता था। अच्छी भली करारी खस्ता लड़की हो तुम। उस बेवकूफ को 2-4 जफियां डालनी थी, 2-4 रातें उसके साथ सोने का वादा करना था। हो सकता है कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने से बाद आ जाता, पर अब क्या हो सकता है। अब तो उस कंजर के बी की लाश ही आनी है बड्डे डेरे से। और देखना ऐसी ऐसी जगह गोली लगी होगी उसे कि गुस्ल देने वाला भी शर्मा आ जाएगा। शानी का चेहरा तेज से सुर्ख हो गया था। इसने फोन बंद कर दिया। 2-4 मिनट बाद दोबारा बेल हुई। इस मरतबा नंबर दूसरा था। शानी ने कॉल रिसीव की, लेकिन इस मरतबा भी रियाज की मनूस आवाज़ ही कानों में पड़ी थी। देखो अब फोन ना बंद करना, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। रियाज का लहजा कुछ बदला हुआ था, वो संजीदा महसूस हो रहा था।